हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। 2022-23 में कुछ प्रमुख व्यक्तियों का, कुछ सेलिब्रिटी का निधन हुआ है, जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और ज़्यादातर एग्जाम में एक आध क्वेश्चंस यहां से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस छोटे से टॉपिक का जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उसे हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है, गोदावरी दत्ता कौन थी जिसका हाल ही में निधन हुआ है? तो गोदावरी दत्ता जो है मिथिला पेंटिंग से संबंधित थी और उसे 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिथिला पेंटिंग जो मिथिला मधुबनी पेंटिंग के रूप में भी फेमस है, कहीं कहीं पर आपको मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग लिखा मिलेगा। तो मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी गोदावरी दत्ता, जिसका हाल ही में निधन हुआ है और उसे 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जुआन विसेंट पेरेज मोरा वेनेजुएला के निवासी तथा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिसका एज 114 वर्ष था और 114 वर्ष के एज में उनकी मृत्यु हुई है। डॉक्टर हेज जी गिंगगोब, थोड़ा नाम अटपटा है, याद रखेंगे। डॉक्टर हेज जी गिंगोब जो नामीबिया के राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वह भारत के प्रोजेक्ट चीता में अहम योगदान प्रदान किया है। जैसा कि आप जानते भी होंगे, भारत ने नामीबिया से चीता लाया है, अपने यहाँ इंपोर्ट किया है। अपने जो एमपी के पन्ना रिजर्व है उसमें, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, उसमें चीता का संरक्षण दिया है। चीता का कह सकते हैं कि एक नेशनल राष्ट्रीय हैबिटेट, या कह सकते हैं उसके लिए एक नेचुरल हैबिटेट बनाने की कोशिश की है। तो प्रोजेक्ट चीता में उनका बहुत बड़ा योगदान था डॉक्टर हेज जी गिंगोब का, जो नामीबिया के राष्ट्रपति थे। हाल ही में उसका निधन हुआ है। पंडित राजीव तारानाथ महान सरोदवादक थे। यहाँ से आपके एग्जाम में सीधी से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन एक महान सरोदवादक हैं? तो याद रखेंगे पंडित राजीव तारानाथ। या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पंडित राजीव तारानाथ जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह इनमें से किससे संबंधित हैं? तो याद रखेंगे यह सरोदवादक हैं। इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति थे, हाल ही कुछ दिन पहले उसका एक प्लेन दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है और यह जो है जो सभी न्यूज़ चैनल की सुर्खी रही थी और बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी है। जैसे कि आप जानते होंगे उनके ऊपर कितने ऐसी चीज़ें हैं कि जो कह सकते हैं कन्फर्म नहीं है। कुछ लोगों को कहना है कि उसे इजराइल ने मरवाया है और कुछ का कहना है यह नेचुरल जो है क्राइसिस था, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना थी। ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के ऊजी गांव के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उसका निधन हो गया, जिसमें उनके साथ 7 और लोग थे, जिसमें उनके विदेश मंत्री हसीन अमीर अब्दुल्लाहियन भी इसमें शामिल थे। सौलोस चिलिमा या मलावी के उपराष्ट्रपति थे, इनका भी निधन विमान दुर्घटना में ही हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क यह भारत के सबसे उम्रदराज सांसद थे, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। कमला बेनीवाल यह गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। अंशुमान गायकवाड़ यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। देखिए, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, यह और कई रीजन से वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, खास करके यामिनी मूर्ति के ही बारे में। यामिनी मूर्ति इनमें से किससे संबंधित है? खास करके एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और यह यामिनी मूर्ति भारतनाट्यम से संबंधित है। यह आंसर होते आया है, क्योंकि एसएससी में सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक भारतनाट्यम होता है और कुचिपुड़ी नहीं रहता है। लेकिन यदि आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बीपीएससी में आपको पता है कि ई ऑप्शन हटने के बावजूद भी एक से अधिक
लिखा जाता है ABC और उसके बाद D में लिख देगा 1 से अधिक। यदि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही ऑप्शन में हो तो आपको 1 से अधिक टिक करना है, सिर्फ भारतनाट्यम नहीं टिक करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्रीवियस ईयर में भी यह क्वेश्चन कई बार मिला होगा और आंसर हर बार भारतनाट्यम ही मिला होगा। तो इसलिए याद रखेंगे एसएससी वाला भी और बीपीएससी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छी तरह से कि यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की ही नृत्यांगना थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। शोभना रनाडे ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। मालती जोशी वो एक लेखिका थी। एलिस मुनरो यह भी एक लेखिका थी जिसे नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। सुशील कुमार मोदी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व वित्त मंत्री हैं, और उसे जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मतलब कहने से बिहार के उप मुख्यमंत्री पहली बार 2005 में बने थे। सुशील कुमार मोदी पॉलिटिक्स से हैं और इसका लास्ट में ही निधन हुआ है। इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आपको याद रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। जब पिछली बार रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था तो रामविलास पासवान जी से रिलेटेड क्वेश्चंस बीपीएससी में ही पूछा गया है। तो याद रखें रामविलास पासवान जी बिहार से थे, सांसद थे, मंत्री थे और उनका निधन हुआ है तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ये मान के चले सुशील कुमार मोदी जी बिहार से हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और इसके साथ कई और कारनामा है जो उन्होंने बिहार के अच्छे के लिए उन्होंने किए हैं। बहुत सारे कार्य उन्होंने बिहार के अच्छे के लिए किए हैं तो जिनकी वजह से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो पहली तो यही चीज़ याद रखें, वह 2005 में पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे और उनका जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था और उसका निधन 13 मई 2024 को हुआ है। ये दोनों डेट भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 1990 में पटना कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। यह पहली बार जो है 1990 में पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। 2004 में भागलपुर से 14वीं लोकसभा सदस्य के लिए उन्होंने चुने गए थे। कहने का मतलब 1990 में जब पहली बार विधानसभा के लिए इलेक्शन लड़ा था उन्होंने कुम्हरार पटना से और 2004 में उन्होंने भागलपुर से लोकसभा सदस्य बने थे। 2020 में राज्यसभा के लिए वह निर्विरोध चुने गए थे। मतलब यह विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सभी के लिए चुने जा चुके हैं। लक्ष्मी नारायण रामदास भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अजीज कुरैशी यह उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। पंकज उदास ये गज़ल गायक थे, बहुत ही फेमस थे, ठीक है। पंकज उदास उनका गाना, उनके गज़ल बहुत सारे आप टीवी रेडियो पर भी सुने होंगे। एफएम पर इसे बार बार चलाया जाता था पहले। पंकज उदास जो हैं गज़ल गायक थे। मनोहर जोशी यह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य थे। अमीन सयानी ये रेडियो संचालक थे। प्रभा अत्रे ये मशहूर शास्त्रीय गायिका और किराना घराने से संबंधित थी। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस है इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है और प्रभा अत्रे से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। सिंपल से आपसे एग्जाम में ये पूछ देगा कि प्रभा अत्रे इनमें से किस घराने से संबंधित है और 3-4 घराने का नाम आपको दे देगा। तो याद रखेंगे प्रभा अत्रे किराना घराने से संबंधित है। रिसेंटली अभी से 2 या 2.5 महीना पहले एसएससी का एग्जाम हुआ था, यही सेम क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। प्रभा अत्रे इनमें से किस घराने से संबंधित है। तो याद रखेंगे यह किराने घराने से संबंधित है और यह मशहूर शास्त्रीय गायिका थी जिसका हाल ही में निधन हो गया है। लेकिन तो अभी निधन हुआ है, लेकिन उनको शायद जिंदा रहते ही जब वो जिंदा थी तब भी कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया, प्रभा अत्रे इनमें से किस घराने से संबंधित हैं। डॉक्टर नित्या आनंद भारत की पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली के खोजकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो पूरी भारत में या कह सकते हैं पूरी दुनिया में जो सहेली गर्भ निरोधक गोली के नाम से जो बिकती हैं, जिसके खोजकर्ता भारतीय थे
और वो थे डॉक्टर नित्यानंद आनंद। मुनव्वर राना मशहूर शायर और उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। हेनरी किसिंजर अमेरिका के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला जज। और जैसे कि आप जानते होंगे, आपके एग्जाम में भी कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया होगा या प्रीवियस पेपर में देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज इनमें से कौन है? तो यह थी फातिमा बीबी, जिसकी हाल ही में निधन हो गई है। आर सुब्बालक्ष्मी, यह मलयालम अभिनेत्री और संगीतकार। विजयकांत, ये तमिल भाषा और डीएमडीके पार्टी के संस्थापक थे। तो यह तमिल अभिनेता थे और डीएमडीके पार्टी के संस्थापक भी थे। राजकुमार कोहली, यह फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। बिशन सिंह बेदी, ये पूर्व महान क्रिकेटर और स्पिनर गेंदबाज थे। और एम.एस. स्वामीनाथन, वो कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक वही हैं। और यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनमें से भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो याद रहेंगे एम.एस. स्वामीनाथन। और हम यहाँ पर 2024 में जितने लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही भारत रत्न से रिलेटेड क्या टर्म एंड कंडीशन है, किसको मिलता है, कब उसका स्थापना हुआ था, अब तक कितने लोगों को मिला है, उन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का हम एक एक करके स्टडी करेंगे। इस साल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है 2024 में। यह एक्सेप्शनल केस है, जबकि भारत रत्न में जनरली 1 लोगों को दिया जाता है। एक्सेप्शनल केसों में यह 3 लोगों को दिया जा सकता है किसी एक साल में, लेकिन इस साल 2024 में टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिनमें जैसे कि आप नाम जानते भी होंगे, ये बिहार से हैं। कर्पूरी ठाकुर जी, उन्हें दिए गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को दिए हैं। चौधरी चरण सिंह को दिए गए हैं। और पीवी नरसिंहा राव को दिए गए हैं। और लास्टली 5वां लोग जो है वह है एम.एस. स्वामीनाथन। इन 5 महान विभूतियों को इस साल 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम आपको अब होने वाला है, उन सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से, इन 5 लोगों से रिलेटेड या भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इस पॉइंट को एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले हम स्टडी कर लेते हैं भारत रत्न से रिलेटेड, फिर हम इन 5 विभूतियों के बारे में एक एक करके इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। भारत रत्न के बारे में बात किया जाए तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। याद रखिए, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यहाँ पर ये याद रखेंगे, जबकि आर्मी के लिए, फौज के लिए, सेना के लिए जो सबसे बड़े सम्मान है उसका परमवीर चक्र होता है। ठीक है, इसलिए नागरिक सम्मान के रूप में सबसे बड़ा सम्मान भारत का जो है सो भारत रत्न है। ठीक है, इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ था। 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना के दिन ही 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, जिन 3 व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे कि आप ये नाम पहले भी जानते होंगे कि ये तीनों व्यक्ति हैं जो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन। इन तीनों को 1954 में पहली बार भारत रत्न जब स्थापित हुआ था 2 जनवरी 1954 को, तो 1954 में ही इन तीनों लोगों को भारत रत्न दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि पहला भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, और इसी ऑप्शन में आपको सी राजगोपालाचारी दिए रहते हैं, तो आपको सी राजगोपालाचारी को ही आप टिक करेंगे। उसके पीछे कई रीज़न हैं। पहला रीज़न, यदि ऑप्शन में ही सिर्फ ये दिया हो तो दूसरा तो करने की मतलब ही नहीं बनता है। यदि इनके साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन भी दे दें तब भी आपको सी राजगोपालाचारी ही टिक करना है, क्योंकि 1954 में जब पहली बार भारत रत्न दिए गए थे तो 3 लोगों को दिए गए थे, जिसमें पहला, इसमें सीरियल नंबर भी उन्होंने इंडिकेट करता है, जो पहला फर्स्ट सी राजगोपालाचारी, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा सी.वी. रमन है। यदि पहला पूछे तो सी राजगोपालाचारी। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे 1954 में पहली बार इनमें से किसे भारत रत्न दिया गया था, एक ऑप्शन हो तो एक को टिक करना है, यदि तीनों हो तब एक से अधिक। लेकिन यदि पूछे कि पहला भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, तो यह है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और
1954 में ही यह डिसाइड किया गया था किसी वर्ष विशेष में यदि एक से ज़्यादा लोगों को यदि भारत रत्न देना भी हो तो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, और जबकि इस साल पहली बार 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है एक साथ, जो हैं कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। टोटल अब तक 49 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, टोटल 49th मेन रैंक पर जो है कर्पूरी ठाकुर है। टोटल अब तक जो टोटल 2024 तक की बात किया जाए तो वह 53 हो चुका है। 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 49वें नंबर पर जो आते हैं 49th पोजीशन पर जो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। फिर लालकृष्ण आडवाणी को 50, चौधरी चरण सिंह को 51, पीवी नरसिम्हा राव 52 और MS स्वामीनाथन 53। इस तरह से सीरियल नंबर दिया गया है। और लास्ट जो 2024 तक यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है तो 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। अब तक इस साल जो 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है उन 5 लोगों को बारे में, उन 5 वीर महान व्यक्तियों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा मुख्य पॉइंट जो इससे रिलेटेड है और आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो इनमें पहला, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, वो 49th में पोजीशन पर इसे भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी 49वें व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है, टोटल 53 है, याद रखना है आपको। तो इसके कर्पूरी ठाकुर जी के 100वें जिस जन्मदिन पर उन्हें उसकी पूर्व संध्या पर भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा उसे भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौजिया गांव, जो अब कर्पूरी ग्राम बन चुका है, समस्तीपुर जिला में, बिहार में है, वहाँ हुआ था। तो बिहार से यदि आप स्टूडेंट्स हैं और BPSC या बिहार SSC या बिहार रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आप नोट कर लें। खास करके कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं उसे आप रट जाएं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौचिया गाँव, जो अब कर्पूरी ग्राम के नाम से फेमस है, समस्तीपुर जिला में हुआ था। उसका निधन 17 फरवरी 1988 को हो चुका है। जननायक के नाम से यह लोकप्रिय थे और जिसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से भी कई बार उसे जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। पहली बार उन्होंने जब विधानसभा सीट जीती थी वह ताजपुर से 1952 में, और सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। इस क्वेश्चन को भी आपको लगता होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे आपको याद रखना है, क्योंकि BPSC में प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि रामविलास पासवान जी पहली बार किस पार्टी से विधायक बने थे या पॉलिटिक्स में आए थे। तो याद रखेंगे आप, इस टाइप के क्वेश्चंस भी BPSC में पूछा जाता रहा है। 2 बार बिहार के वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। एक बार उन्होंने पहली बार जो बने थे वह 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक मुख्यमंत्री रहे थे, और वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में से, सोशलिस्ट पार्टी से ही वह चुनाव भी जीते थे 1952 में, और 1970 से 71 के बीच में वह सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ही CM रहे थे। जबकि 1977 से 79 के बीच में वह जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में CM रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। यह दोनों पॉइंट भी याद रखेंगे आप। आपसे एग्जाम में यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर जी इनमें से किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में CM बने थे। तो हमें जनरली लगता है कि वह जिस पार्टी से इलेक्शन जीते थे पहली बार CM बने होंगे, तो आपको सोशलिस्ट पार्टी टिक करना है, लेकिन इनमें से एक से अधिक आंसर होगा, क्योंकि वह 2 बार CM बने थे और दोनों बार अलग अलग पार्टी से निर्वाचित हुए थे। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने थे, ये भी आपको याद रखना है। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किए थे, और
जब वो शिक्षा मंत्री थे तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि बिहार में मैट्रिक परीक्षा में जो अंग्रेजी इंग्लिश अनिवार्य नहीं है, यदि इंग्लिश में आप फेल हैं तो फेल काउंट नहीं किया जाएगा। यह पद्धति लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी हैं। उन्होंने जब शिक्षा मंत्री बिहार में थे तो इसे लागू कर दिया था। दूसरी चीज, बिहार में पहली जो पूर्ण शराबबंदी जो लागू किए थे वो कर्पूरी ठाकुर जी ही किए थे 1970 में। ठीक है, 1970 में पहली बार जो है बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था। कब? कर्पूरी ठाकुर के समय में। और यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो बिहार में पहली बार पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुआ था, तो उसमें किनके शासनकाल में? तो नीतीश कुमार मत मारिएगा, नीतीश कुमार दूसरे व्यक्ति हैं, पहले कर्पूरी ठाकुर जी हैं। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला, इसमें देखिए वो यहाँ पर जो आरक्षण अभी चल रहा है बिहार में, लेकिन यह जो आरक्षण की बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला, वो पुराने समय में पहले जो आरक्षण थे उसके अनुसार कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला 1978 में उन्होंने दिए थे, जिसमें उन्होंने 26% आरक्षण प्रदान किए थे। 26% आरक्षण के, अभी जैसे कि आप 50% आरक्षण देख रहे हैं, बिहार सरकार ने 65% कर दिए थे, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी फिलहाल 50% पर वापस कर दिया गया है। ठीक है, तो जो कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला के अनुसार आरक्षण कितने परसेंट तक थी, तो वह 26% तक आरक्षण थी उस समय, जिन 26% में ओबीसी को 12% दिया गया था। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं के लिए 3% और उच्च जाति के गरीब के लिए 3% हिस्सा था। उस समय में भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी था, मतलब नाम ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं 12% ओबीसी में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको 8%, महिला को 3% और उच्च जाति में जो गरीब लोग हैं उसे भी 3% हिस्सेदारी दिया गया था आरक्षण में। ये सभी पॉइंट्स है जो कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड थे। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो भी खास करके जो स्टूडेंट्स बिहार से या बिहार स्टेट में जो भी एग्जाम होगा, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार टीचर का एग्जाम हो, उन सब में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। लाल कृष्ण आडवाणी जी को 50वें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई। जैसे मैं बता चुका हूँ, कर्पूरी ठाकुर है 49वें व्यक्ति और लाल कृष्ण आडवाणी जी 50वें व्यक्ति हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। मतलब वो आरएसएस से पहले जुड़े थे, बाद में भाजपा के जो सदस्य बने थे, संस्थापक, मतलब शुरुआत में ही, कल भाजपा का जब स्थापना हुआ था उसी समय से वह भाजपा के सदस्य हैं, बीजेपी के सदस्य हैं। वे नेत्रा, याद रखेंगे, नेत्रा उपनाम से भी वह सिनेमा कॉलम भी लिखते थे। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1979 में द पीपल बेट्रियड पुस्तक लिखी थी। आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा भी जा सकता है कि भारत रत्न प्राप्त करना लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखा गया है, तो याद रखेंगे द पीपल बेट्रियड। ठीक है, यह पुस्तक उन्होंने 1979 में लिखा था। उसकी आत्मकथा का नाम है माय कंट्री माय लाइफ। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, माय कंट्री माय लाइफ इनमें से किसकी आत्मकथा है, तो यह लाल कृष्ण आडवाणी जी का आत्मकथा है। उन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी और यह रथ यात्रा की शुरुआत जो है 25 सितंबर 1990 को हुई थी। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को रात को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे। याद रखिए यहाँ पर यह बिहार में गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि जैसे कि आप मैं ऊपर देख चुके हैं आप कि उनका जो रथ यात्रा शुरू हुआ था, यह शुरू हुआ था सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए, लेकिन उसे गिरफ्तारी कहाँ मिला था? समस्तीपुर में 22 अक्टूबर 1990 को। 6 दिसंबर 1992 को रथ यात्रा अयोध्या में प्रवेश किए, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। और यह कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी, तो यह बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटनाएं हुई थी। जो रथ यात्रा सोमनाथ मंदिर से चला था वह 6 दिसंबर 1992 को कहाँ पहुँच गया था? अयोध्या, जहाँ पर आज राम मंदिर है।
उनके नेतृत्व में कुछ अन्य यात्राएं चले थे, जिन यात्राओं के नाम हैं जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा। उनके जो राजनीतिक करियर के बारे में देखा जाए तो 1967 से 1970 तक वह दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे और उन्हें अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। लालकृष्ण आडवाणी जी 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने और 1986 में भाजपा के अध्यक्ष बने। 1977 में जब जनता पार्टी की सत्ता में आई, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बने और राज्यसभा में सदन के नेता भी चुने गए। 1979 में वह पहली बार दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसे भी याद रखें क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि 1979 में वह पहली बार नई दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा के लिए वह निर्वाचित हुए थे। वे 7 बार लोकसभा के उन्होंने सांसद बने, लोकसभा से उन्होंने इलेक्शन जीता है, जिसमें वो 1 बार नई दिल्ली से और 6 बार गांधीनगर सीट से और 4 बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं। देखिए यहाँ पर उनकी कैरियर बहुत लंबी है, तो उन्होंने आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस पजल के टाइप में दिया जा सकता है, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वे 7 बार लोकसभा के सदस्य जीते गए थे, जिनमें से उन्होंने 1 बार नई दिल्ली सीट से जीती और 6 बार गांधीनगर सीट गुजरात से जीता और 4 बार वह राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए थे, राज्यसभा के सदस्य बने थे। 2002 से लेकर 2004 तक वे भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किए हैं। 2002 से 2004 तक जब भारत में बीजेपी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो वह 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए और 1998 से 2004 तक इसी ड्यूरेशन में वह भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं और वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं बन सके क्योंकि भाजपा को 2009 में बहुमत नहीं मिली। अब नेक्स्ट हमारा जो जिसे भारत रत्न दिया गया है वो नेक्स्ट विभूति हैं, नेक्स्ट पर्सन हैं, वह है चौधरी चरण सिंह जी, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उसे यह 51वें नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरकार में वो संसदीय सचिव बने थे। उन्होंने 1907 में भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई थी और बाद में इसका नाम बदलकर लोक दल कर दिया गया था। यह भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खास करके उस एग्जाम में जो यूपी बेस्ड एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का हो, यूपी एसएससी का हो या यूपी में किसी अदर एग्जाम हो की प्रिपरेशन करने वाले यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस टॉपिक को, खास करके इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें यहाँ से कि चौधरी चरण सिंह ने कौन सी पार्टी बनाई थी। तो याद रखेंगे वह भारतीय क्रांति दल के नाम से पार्टी बनाई थी, जिसे बाद में नाम बदलकर लोक दल रखा गया था। यह 1907 में उन्होंने बनाया था यह पार्टी। उन्नीस में और फिर 1970 में यूपी के 5वें मुख्यमंत्री बने। यूपी के वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसके तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में मतलब उसने जो है भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किए थे। 1979 में वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। देखिए चौधरी चरण सिंह जो है उप प्रधानमंत्री के रूप में, जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, उसी तरह से भारत में पहले उप प्रधानमंत्री का भी पोस्ट था, उप प्रधानमंत्री भी नियुक्ति होते थे लेकिन अब नहीं होते हैं। तो उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भी कार्य किए हैं। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं चौधरी चरण सिंह जी, और भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में भी, और वे वित्त और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 20 अगस्त 1979 को उसकी मृत्यु हो गई और उसे किसान घाट पर उन्हें उसका स्मारक है। दिल्ली में किसान घाट है जहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी का स्मारक बना हुआ है।
किसानों के लिए उनके योगदान के कारण 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1952 में पेश किया गया। मतलब उन्हीं के प्रयास से यह अधिनियम पेश हुआ है। कृषि विषय पर उनकी किताबें, उन्होंने जो किताब लिखी हैं उसके नाम हैं भारत की आर्थिक नीति, गांधीवादी खाका, और दूसरा जो है भारत का आर्थिक दुष्प्रभाव, कारण और उपचार। जो उन्होंने कृषि के रिगार्डिंग उन्होंने जो बुक लिखी हैं वो बुक है। उसके महत्वपूर्ण प्रकाशन और जो हैं कृषि से अलावा वो है जमींदारी उन्मूलन, सहकारी खेती का एक्सरे, भारत की गरीबी और उसके समाधान। ये सब उन्होंने बुक लिखे हैं। उन बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे आप देख लें, उसे याद रखें, और ख़ास करके वो स्टूडेंट जो यूपी PCS या यूपी के किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वह ज़रूर देखें। चलिए आगे हम बात करते हैं PV नरसिम्हा राव के बारे में। यह भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका जन्म 28 जून 1921 को तेलंगाना में हुआ था और उसे 52वें नंबर के वह व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिए गए हैं। 1971 में वे आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में भी नियुक्त हुए थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सरकार में वह गृह मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला। वह गृह मंत्रालय उसके अधीन थे, वह गृह मंत्री थे इंदिरा गांधी और राजीव जी के सरकार में। उन्होंने केंद्रीय विदेश, मानव संसाधन विकास और रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। 21 जून 1991 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री भी बने हैं। याद रखेंगे वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह जी भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। उसी के कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। 1992 में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था वो चौधरी चरण सिंह जी के ही कार्यकाल में हुआ था। 23 दिसंबर 2004 को इसकी मृत्यु होगी और उसके लिए ज्ञान भूमि के रूप में एक स्मारक बनाया गया। मतलब दिल्ली में ज्ञान भूमि के नाम से एक स्थान है जहाँ पर जो है PV नरसिम्हा राव जी का स्मारक है। अब बात करते हैं उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ, उन्होंने जो बुक लिखे हैं, जिन्होंने बुक को ट्रांसलेट किए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। उन्होंने मतलब PV नरसिम्हा राव जी ने प्रधानमंत्री के साथ साथ उन्होंने कुछ बुक को जो साहित्य थे उनके भी ट्रांसलेट किए हैं, अनुवाद किए हैं। जैसे उन्होंने स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास बेई पदागलू का हिंदी अनुवाद सहस्त्रफान के रूप में उन्होंने प्रकाशित करवाया था। और उसकी आत्मकथा है द इनसाइडर, 1998 में प्रकाशित हुआ है। द इनसाइडर जो किसकी आत्मकथा है, तो यह PV नरसिम्हा राव जी का आत्मकथा है। और उन्होंने ही LPG सुधार प्रकाशित किए थे। और LPG सुधार PV नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। और LPG सुधार लाने वाले जो व्यक्ति थे वह थे मनमोहन सिंह जी। LPG से का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना उन्हीं के शासनकाल में हुआ। उसके कार्यकाल के दौरान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी पारित हुआ है। क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 73वां 74वां संविधान संशोधन इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव जी थे। और यह कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जी को भी इस साल 2024 में भारत रत्न दिया गया। वह 53वें नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिए गए हैं और अब तक टोटल 53 लोगों के भारत रत्न दिए जा चुके हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था और उसका निधन 28 दिसंबर 1923 को हुआ था। शायद ये क्वेश्चन ना भी पूछे, लेकिन याद रखें। और उसे वह भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए भारत के हरित, यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे थे, इनमें से कौन भारत के हरित क्रांति के जनक हैं, तो यह है MS स्वामीनाथन जी। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए वर्ल्ड के हरित क्रांति, दुनिया में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड में, दुनिया में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है।
MS स्वामीनाथन जी से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। 1961 से 1972 तक उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निर्देशक रहे हैं। 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे हैं। 1979 से 1980 तक वह कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव रहे हैं। 1982 में वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। 2004 में उसे राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 2007 से 2013 तक वो राज्यसभा में सांसद सदस्य के रूप में भी कार्य किए हैं और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। उन्हें जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं उसे देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन से सम्मान या उनमें से कौन कौन से सम्मान MS स्वामीनाथन जी को मिले हैं, तो देख लें। 1971 में उसे रेमन से मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। 1946 में अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार दिया गया था। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के वो विजेता थे। 1984 में उसे UNEP ससाकावा पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। 2000 में उसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान थे। कुछ राष्ट्रीय सम्मान देख लेते हैं जो MS स्वामीनाथन जी को प्राप्त हुए हैं। 1961 में उसे SS भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1967 में उसे पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं और 1999 में शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी उसे सम्मानित किया गया है। और 2024 में आप जानते हैं उसे 53 में भारत रत्न से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम, मतलब 18वीं लोकसभा जो अभी अभी हुआ है, जब सरकार बन चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है या इस टाइप के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, उन सब का यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में एक छोटा सा वीडियो होगा और उम्मीद करते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली कुछ ही दिन पहले 18वीं लोकसभा हुआ है। क्योंकि पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, जो पिछली एग्जाम हुई थी, पिछली लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 17वां, इनमें इस एग्ज़ाम के बाद ही कई एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है वह कई माह इलेक्शन था, कितने माह इलेक्शन था, तो याद रखेंगे सिर्फ आंसर था 17। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज कर गए। तो यहाँ आप इस लाइन को ही याद कर जाए कि यह 18वीं लोकसभा थी। 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है यह 18वीं थी। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे और उसे गलत कर दें आप, तो फिर आप सोच सकते हैं अपने आप पर रिजल्ट के लिए क्या बोल सकते हैं। चलिए इस पॉइंट पर देखते हैं आगे। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। यहाँ इस लाइन को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि 16 मार्च को जो है जब चुनाव की घोषणा हुआ था लोकसभा चुनाव की, 18वीं लोकसभा की, यह डेट आप उसे रट जाएं, यह डेट आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। यदि आप BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस डेट को आप रट जाएं, कोई बिना किसी कंडीशन की 16 मार्च 2024, 16 मार्च 2024, क्योंकि बिहार विधानसभा को जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसके बाद BPSC में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार विधानसभा इलेक्शन की घोषणा किस डेट को की गई थी। 4 ऑप्शन नीचे दे दिया था, तो आप याद कर ले। तो इस बार जबकि बिहार विधानसभा की कोई बारे में क्वेश्चन बिहार से पूछा जा सकता है, तो यह 18वीं लोकसभा के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखें 18 मार्च 2024 को 18वीं लोकसभा की घोषणा की गई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। 18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरण में आयोजित किया गया, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। यहाँ से याद रखना है, ये याद रखिए सिर्फ 7 चरण में आयोजित किया गया था। यह डेट कोई ज़रूरी नहीं है, यह 19 से 1 जून तक इलेक्शन हुआ था। यह आपसे नहीं पूछेगा, जरूर से बहुत आपसे पूछेगा कितने चरण में 18वीं लोकसभा हुआ है, तो यह 7 चरण में हुआ है। यहाँ से देख रहे किस पार्टी को कितनी बहुमत मिली है, ये भी यदि आपसे पूछ ले तो पूछ सकता है। उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछेगा। मेन पार्टी देख लेते हैं। बीजेपी को सीटों की संख्या जो बीजेपी को मिला है 240 है। इस साल 18वीं लोकसभा में बीजेपी को 240, वोट परसेंटेज आपसे नहीं पूछेगा। बीजेपी को 240, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन के आई है जिसे 240 सीट मिला है। INC
इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे कांग्रेस आप बोलते हैं, उसे 99 सीट मिला है 18वीं लोकसभा में। थर्ड जो सबसे बड़ी पार्टी हो गया वो समाजवादी पार्टी है, जिसे 37 सीट मिला है। आपको एग्जाम में उसे क्रम सजाने के लिए बोलते थे, किस पार्टी को बढ़ते क्रम में घटते क्रम में किस पार्टी को कितना सीट मिला है, या मैच करने के लिए यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो याद रखिए बीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वह है एआईटीसी, जिसे 29 सीट मिला है। और इसके बाद और ज़्यादा पार्टी के बारे में नहीं पूछेगा, 1 2 3 ऊपर वाले ही पूछेगा। इसके बाद देख सकते हैं, आप देख लिए डीएमके को 22, टीडीपी को 16। आप पूछेगा तो यहाँ पर जेडीयू को कितना सीट मिला था, जेडीयू को 12 सीट मिला है। और भारत में जो उसका वोट परसेंटेज था यह 1.25% रहा है। और यह 12 सीट जो है जेडीयू को मिला है ओनली बिहार में, वो सिर्फ बिहार में इलेक्शन लड़े थे और उसके बिहार में सिर्फ 12 सीट मिला है और टोटल 12 सीट है। कुल मतदान 65.79 रहा है। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। मतलब कुछ लोगों को जो एजेंट हैं, आर्मी वाले हैं, ऑफिसर होते हैं, उनको अब डाक से भी वोट डालने की अथॉरिटी दिया है। वह डाक से वोट भेजते हैं, अपना वोट डाल करके अपने होम स्टेट जो बाहर पोस्टेड होता है आर्मी के और कुछ और जॉब वाले, जैसे कि मेरा डिफेंस में जॉब है, तो मुझे भी इस चीज़ की परमिशन मिली थी कि आप अपने स्टेट में अब लिफाफे में फॉर्म फिल करके, मतलब जो आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा जिस राज्य में, वहाँ पर आप उसे वोट भर करके लिफाफे बंद करके आप वहाँ पर डाक के द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की इसमें काउंट नहीं किया गया है। उसे छोड़ करके जो इस बार जो ईवीएम से वोटिंग हुआ है वो टोटल जो हुआ है 65.79% है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ है। इसके बाद असम, जिसमें 81% मतदान रहा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखें किस राज्य में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। तो यदि राज्य और केंद्र शासित ऑब्लिक में हो या तो और आपको याद रखना है, उसमें टिक करना है 84% लक्षद्वीप। यदि सिर्फ राज्य ऑप्शन में हो और उसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन में ही ना हो तो इनमें से कोई नहीं लगाना। जैसे कि मान लेते हैं कि यदि आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछे, सबसे ज़्यादा इनमें से किस राज्यों में सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है, आपको ए में लिख दिया असम, बी में बिहार, सी में उड़ीसा और डी में इनमें से कहीं नहीं। तो आपको इनमें से कहीं नहीं टिक नहीं करना है कि आपको लगे कि यार 84% वोट तो लक्षद्वीप में हुआ है, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप है, इनमें से कहीं नहीं। यदि सिर्फ राज्य है क्वेश्चन में और असम दिया हुआ है तो आपको असम में आंसर करना है। यदि क्वेश्चन ऐसा हो निम्नलिखित में से किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, इसमें ऑप्शन में असम हो, बिहार हो, उड़ीसा हो और डी ऑप्शन हो, इनमें से कोई नहीं, तब जाकर के आपको इनमें से कोई नहीं टिक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हुआ है लक्षद्वीप में। और यदि लक्षद्वीप ऑप्शन में हो तब तो ठीक है। यही हो पैटर्न आप समझ लीजिए, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं टिक करके आ जाते हैं, लगता है कि इसमें से तो कोई नहीं था। ठीक है, क्योंकि है तो, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, वहाँ सिर्फ राज्य लिखा था या राज्य ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी भी था। इस पर फोकस करना है आपको। सबसे कम मतदान बिहार में हुआ है। अब सोच सकते एजुकेशन भी सबसे कम बिहार में, गरीबी भी सबसे ज़्यादा बिहार में, और जब मतदान की बारी आ गई तो मतदान में भी हम वोट डालने ही नहीं गए। सिर्फ 56.19% मतदान हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनकी एक कारण तो ये है कि बिहार के ज़्यादातर लोग बिहार से बाहर नौकरी करने चले जाते हैं, एक रीज़न तो ये भी है, और साथ साथ कई रीज़न हैं जहाँ जिसकी वजह से बिहार में सबसे कम मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 56.58% मतदान हुआ है, जो बिहार से थोड़ा सा ज़्यादा है। कहने का मतलब सबसे कम बिहार और सेकेंड कम में जम्मू कश्मीर। चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। इसमें 3 सांसद जो हैं 25 वर्ष के हैं, और सबसे उम्रदराज सांसद डीएमके के टी.आर. बालू जो 82 वर्ष के हैं, मतलब अब 83 हो गए होंगे, मतलब उस समय इलेक्शन टाइम में उन्होंने 82 वर्ष के थे। कहने का मतलब यहाँ पर है सिर्फ 3 सांसद 25 वर्ष के हैं, मतलब युवा तो पॉलिटिक्स में जाते नहीं हैं। सीधी सी कहानी ये है। क्यों नहीं जाते हैं आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, आपको भी पता होगा ये कहानी। और टोटल एवरेज एज जो है 56 ईयर का है जितनी पॉलिटिशियन हैं। सबसे उम्रदराज व्यक्ति 63 साल के हैं, के.टी.आर. बालू। नेक्स्ट देखते हैं। कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित हुई हैं, जो विगत लोकसभा
2019 के चुनाव में 78 महिला सांसद बनी थी, जिससे 4 कम है। मतलब पिछले बार इलेक्शन में 19 के इलेक्शन में 78 महिलाएं ने सांसद बनी थी, इस बार 74 महिला सांसद बनी हैं, जो घट गया है। याद रखिए, बढ़ जाता तो हो सकता है एग्जाम में ना पूछे, लेकिन घट गई है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कितनी महिला सांसद 2018वीं लोकसभा में जीत करके आई हैं, तो 74। पिछले बार 19 में कितने थे, तो 78। 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं। याद रखिए, 216 सांसद रिपीट हुए हैं, बाद बाकी नए सांसद जीते हैं। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामला दर्ज हैं। देखिए, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, हम लोग चाहें तो इस चीज़ को बदले जा सकते हैं, हम लोग बदल सकते हैं। कैसे? आप देख सकते हैं कि हम लोग जब भी इलेक्शन में वोट देते हैं, जिसकी नाम बड़ी हो, जो फेमस हो, उसे देते हैं, देना भी चाहिए। लेकिन हम फेमस के नाम पर फेमस को वोट हटा करके जो कुख्यात होता है उसे वोट दे देते हैं। एक चीज़ तो यह है। दूसरी चीज़, हम उसे वोट देते हैं जो हमें पैसा देता है। पैसा किसके पास है? जो कुख्यात है, जिसके पास बाहुबली है, पैसा भी ढेर, वही इकट्ठा करके रखा है। जो माफिया है उनके पास पैसा है। तीसरी चीज़, हम जाति के आधार पर वोट दे देते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए क्या करता है, राज्य के लिए क्या करता है, देश के लिए क्या करता है, उससे कोई लेना देना नहीं। हम जाति के आधार पर वोट आज भी डाल रहे हैं। इनके साथ साथ और कई रीज़न हो सकता है जो आप जानते होंगे, वो आपसे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि और किन किन रीज़न की वजह से हम इस तरह से आपराधिक मामले वाले 46% सांसद तक को चूज करते हैं। अब सोचिए, जिस देश की 46% सांसद करप्ट हो, एक लाइन में समझे, या अपराधी हो, ये सांसद हमारे लिए क्या भला सोच सकता है। अब सोचिए, जो अपने घर के आसपास या अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में दबंग है, अपराध तो वही करता होगा। वो ऐसा तो नहीं है ना कि बिहार के लोग बंगाल में जाकर अपराध करते होंगे, बंगाल वाले असम में अपराध करते होंगे। अपने ही क्षेत्र में अपराध करते हैं, चाहे जो भी अपराध करते हो, क्राइम करते हो, चोरी करते हो, डकैती करते हो, रेप करते हो, जो भी करते होंगे, और उसके बावजूद भी वहीं के लोग उसे सांसद बनाते हैं। तो इसे भी हम लोगों को एक बार गौर करने की ज़रूरत है कि हम इन ऐसे लोगों को वोट न दें। आगे देखते हैं। लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 28 मुस्लिम सांसद और 3 बौद्ध सांसद इस बार जीते हैं 18वीं लोकसभा में। 18वीं लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीति इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। याद रखिएगा, सिर्फ इंदौर लोकसभा सीट से 3 रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। ये रिकॉर्ड क्या क्या है, जो आपके सामने यहाँ पर मिलेंगे आपको। पहला है, भाजपा का प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। मतलब भाजपा के जो प्रत्याशी थे इंदौर लोकसभा सीट से, शंकर लालवानी, उन्हें 12,26,751 वोट प्राप्त हुआ है। मतलब वो सबसे ज़्यादा मतों से उन्होंने जीते भी हैं, सबसे ज़्यादा मत उन्हें प्राप्त भी हुआ है। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोट अंतर 11,75,092 वोट से पराजित किया है। 2 तो यही बना दिए। याद रखिए, कुछ नहीं याद करना, भाजपा के सांसद है, इंदौर से हैं। इंदौर हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है, और 7वीं बार वह सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, यहाँ पर रिकॉर्ड बना है भाजपा के सांसद शंकर लालवानी के द्वारा सबसे ज़्यादा वोट मिला है। वो आपको वोट नहीं पूछेगा कितना वोट मिला है, सबसे ज़्यादा वोट उसे मिला है, और सबसे अपने प्रतिद्वंदी को सबसे ज़्यादा वोट से हराया है। क्यों हराया है, उसके पीछे रीज़न है कि उन्होंने फर्स्ट पोजीशन पर उसका नाम था, सेकेंड पर कोई था ही नहीं। आपको ऐसा कैसे हो सकता है? सेकेंड जिसको आया है वो है नोटा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,654 वोट नोटा को प्राप्त हुआ है। मतलब जो सबसे ज़्यादा लोग वोट दे दिया है ना, वहाँ पर जो भारत में जो सबसे कह सकते हैं, भारत में किसी इस लोकसभा सीट में, इस लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो वोट पड़ा है नोटा को, तो वह इंदौर में ही पड़ा है। यहाँ पर 2,18,674 वोट नोटा को दिया गया है इंदौर सीट पर। एक रिकॉर्ड ये भी है, सर्वाधिक हुआ। जबकि अब तक किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में नोटा को इतना बहुमत नहीं मिला था। मतलब आज तक, जब से नोटा शुरू हुआ है, ठीक है, ईवीएम में, तब से आज तक नोटा को इतनी वोट कभी किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में नहीं मिला था। पहली बार मिला है
ये इतनी बड़ी रिकॉर्ड है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखेंगे कि 19वीं लोकसभा में 2019 में 19वीं नहीं 17वीं लोकसभा जो 2019 में हुआ था, इसमें गोपालगंज बिहार में सर्वाधिक वोट नोटा को पड़ा था, वह था 51,660 मत, और यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं इस बार नोटा इंदौर में सबसे ज़्यादा पड़ा है, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते हैं। याद रखेंगे सूरत इस साल जो है सबसे स्वच्छ शहर का जो दर्जा मिला है, आपको याद होना चाहिए कि सबसे पिछले बार से मतलब लगभग लगातार 7 साल से इंदौर स्वच्छ शहर हो रहा है, और इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत दोनों ज्वाइंट रूप से सबसे स्वच्छ शहर भारत का बना है। तो सोच सकते दोनों स्वच्छ शहर में रिकॉर्ड बन रहे। सूरत से भी रिकॉर्ड बन गया। मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते हैं, भाजपा के उम्मीदवार थे। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी थे और दूसरे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। वो भी लगातार। याद रखेंगे यदि लगातार ना हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं, ठीक है। लगातार यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए शपथ लेने वाले व्यक्ति में दूसरे स्थान पर पहुँचे हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जी हैं। 33 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जहां से हम वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसका स्टडी करेंगे। पूरी वीडियो में हम पूरी एक एक लाइन पढ़ने वाले नहीं हैं। यहाँ पे याद रखें जो क्वेश्चंस जो पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ इसी टाइप की क्वेश्चंस का हम स्टडी करेंगे। उसमें खास करके 33 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, थीम क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, भारत की ओर से कितनी पदक जीते गए हैं और भारत से कौन कौन पदक जीते हैं, किस कैटेगरी में भारत ने पदक जीता है। सिर्फ इतना ही चीज़ इसमें से हम स्टडी करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जाने की जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है यह जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ है, यह याद रखेंगे यह 33वां है। वो अपने सीरियल नंबर से 33 है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अभी हुआ है वह कितने रैंक का है, कितने नंबर का है, ठीक है। तो याद रखेंगे 33 में है। जो जी यह पूछा नहीं जाएगा, फिर भी देख लें आप। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को यह खेल आयोजित किया गया था। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मनाया गया है, ओलंपिक गेम हुआ है। जबकि इसमें कुछ क्वेश्चंस है एक्सेप्शन देख लें। हैंडबॉल, फुटबॉल, रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गई थी, ऐसा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब सिर्फ देख लें कि जो पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, यह पेरिस में ग्रीष्म ओलंपिक होने वाला तीसरा ओलंपिक था। पेरिस में इससे पहले 1900 में ओलंपिक हो चुका है, 1924 में ओलंपिक हो चुका है, और इस बार 2024 में भी तीसरी बार ओलंपिक हुआ है। और इससे अब याद रखेंगे पेरिस ऐसा करने वाला जो है, पेरिस जो है दूसरा शहर बन गया। यहाँ पर लिख दिया है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है, पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है दुनिया में। क्योंकि इससे पहले एक शहर में 3 बार ओलंपिक लंदन में मनाया जा चुका है, ठीक है, जिसमें लंदन में हुआ है 1908, 1948 और 2012 में हुआ है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन होगा इनमें से किस शहर में 3 बार ओलंपिक हो चुका है। तो याद रखेंगे एक उसमें 2 ऑप्शन आपको याद रखना होगा, इनमें से एक से अधिक हो सकता है आंसर, क्योंकि पेरिस और लंदन जरूर होगा ऑप्शन में। तो दोनों में ही 3-3 बार ओलंपिक मनाया गया है, इस भी आपसे नहीं पूछेगा। ये जो 33वें ओलंपिक हुआ है इसका थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। यह इसके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, उसे याद रखें। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य था गेम वाइड ओपन। 33वें ओलंपिक का जो है शुभंकर था द फ्राइजी। याद रखेंगे द फ्राइजी इसका शुभंकर था। पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम में भाग लिए थे। पेरिस ओलंपिक में 10,500 से ज़्यादा खिलाड़ी, कुल 32 खेल में 300
29 स्पर्धाएं में भाग लिए हैं। यहाँ पर मेन याद रखेंगे आप 32 खेल इस 33वें ओलंपिक में था। नाम याद करना आसान है। 33वें नंबर की ओलंपिक थी जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई है और उसमें 32 खेल शामिल था। और जो स्पर्धा हुई है उसके साथ 9 ऐड करना है। 2 पहले से 32 थी, उसके साथ 9, 329 स्पर्धाएं हुई है। ये 2 खिलाड़ी ये नहीं पूछेंगे आपसे। इस बार 4 खेल ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स साइकिलिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया। 4 खेल इस साल सर्फिंग को शामिल किया गया है। ब्रेकिंग को ही ब्रेक डांस कहा जाता है। उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी, जो सीन नदी में आयोजित किया गया है। यह भी है कि जो उसका उद्घाटन समारोह हुआ है यह पहली बार किसी नदी में हुआ है। इससे पहले कहीं नहीं होता था, तो इस बार पहली बार हुआ है पेरिस में। किस नदी में? तो सीन नदी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और याद रखेंगे। ये पूछ देगा आपसे पेरिस किस शहर के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखेंगे सीन नदी के किनारे, क्योंकि पेरिस के शहर में सीन नदी के ही किनारे, सीन नदी में ही जो है इसका शुभारंभ हुआ है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। आपको पहले से याद भी होगा, थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। अब यहाँ से हमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, आपको देखिए यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में जो कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं यही से आपसे एक आध क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। वो भी दुनिया जहान के इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। दुनिया के कई देशों ने ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाए हैं। यहाँ से आपको कुछ चीज़ जो भारत के लिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से या भारत के आसपास के पड़ोसी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। जिसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान के असरद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंक कर नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डसन के 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। देखिए यहाँ से यह क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे भी जाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड से। तो असरद नदीम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से उन्होंने भाला फेंक में भाग लिया जो 92.97 मीटर तक भाला फेंका है और उसे गोल्ड मेडल मिला है। और इसी की वजह से हमारे नीरज चोपड़ा जी जो भाला फेंकते हैं हमारे ओर से, जेवलिन थ्रो में भाग लेते हैं, उसको इस बार सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, तो गोल्ड मेडल। आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 33वें ओलंपिक में गोल्ड भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल इनमें से किसे मिला है? तो ऑप्शन में आपको नीरज चोपड़ा जरूर होगा, लेकिन नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। इस असरद नदीम को जो है, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उसे गोल्ड मेडल मिला है। और पाकिस्तान इस ओलंपिक में सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता है, मतलब एक ही जीता है, वो गोल्ड मेडल था जो अरशद नदीम ने दिलाया है। और अरशद नदीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 92.97 मीटर। अब तक इतना दूरी तक कोई भाला नहीं फेंका था। इससे अरशद नदीम से पहले जो है सो नॉर्वे के जो खिलाड़ी थे एंड्रियास थोरकिल्डसन, यह 90.57 मीटर तक ओलंपिक में भाला फेंक चुका है। उसके रिकॉर्ड को उन्होंने अब तोड़ दिया है। याद रखेंगे उस गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर का नाम क्या है? अरशद नदीम। फिर इसके बाद जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने की चांसेस हैं, यह है आपके, आ जाए यहाँ से। देखिए ब्रेकिंग, जो ब्रेक डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फील बिजार्ड जैसे बी बॉय और जापान के अमी यूसा बी गर्ल अमी के क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए यहाँ से ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये दोनों खिलाड़ी, क्योंकि ब्रेक डांस इस साल पहली बार उसमें भाग लिया है और इसमें जो पुरुष वाले में जैसे फील बिजार्ड ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और महिला वाले में जो है अमी यूसा जीती है स्वर्ण पदक। दूसरी ओर सर्बिया टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्बिया के जो प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ उसमें पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, फिर 11 वर्ष 11 महीना के
स्केट बोर्डर झेंग हाहो, देखो हाहो ने, लेकिन नाम चाइनीज नाम है, आपको पता ही होगा। ये स्केट बोर्डर में भाग लिया था, यह खेल है। इसमें उन्होंने जो है इसमें सबसे कम उम्र के ओलंपिक चैंपियन बनी है वो। तो याद रखेंगे, सबसे कम उम्र का आपसे भी पूछा था, जो ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के जो है, तो वह चीन की खिलाड़ी थी झेंग हाहो। ठीक है। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय, देखिए यह सबसे ज़्यादा उम्र के लोग, उम्रदराज व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। तो इस साल याद रखेंगे, चीन से सबसे कम उम्र के, और जबकि स्पेन से 65 वर्षीय सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति ने भाग लिया है। इंटरनेशनल से इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाएगा। अब हम भारत की ओर से जो भी रिकॉर्ड बना है उसे देखते हैं। अब हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत, मतलब भारत की ओर से हम क्या किए हैं पेरिस ओलंपिक में, जो जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस है। देखिए, उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे भारत की ओर से, वो पीवी सिंधु और शरत कमल थे। समापन समारोह के ध्वजवाहक मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। उद्घाटन समारोह भारत कॉल सीट के 84 में, समापन समारोह में 85 में स्थान पर रहा। यह कॉल सीट है, ठीक है, इससे आप रैंक ना समझें। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक रहे। यदि पूछ दे आप सब पेरिस ओलंपिक में मसाल वाहक भारत की ओर से कौन थे, तो भारत की ओर से जो मसाल वाहक थे अभिनव बिंद्रा जी थे। इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इन्हें ओलंपिक से प्रतिष्ठित ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार भी मिला है। मतलब अभिनव बिंद्रा जी जो ध्वजवाहक थे भारत की ओर से, इसे इस साल ओलंपिक में जो है ओलंपिक के जो है IOC के प्रतिष्ठित ओलंपिक अवार्ड जो है सो दिया गया है। और इससे पहले अभिनव बिंद्रा जी से पहले यह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को दिया जा चुका है। गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग था चीर फॉर भारत। आपसे एग्जाम में पूछे पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था, तो हैशटैग चीर फॉर भारत। भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिसमें 70 पुरुष 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 69 स्पर्धाओं में भाग लिया, जो 16 खेलों में था। मतलब भारत ने 16 खेल में भाग लिया और 16 खेल की 69 स्पर्धा में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार ओलंपिक में जो है 32 खेल शामिल थे, 32 में से भारत ने 16 खेल, मतलब आप इस तरह से याद कर दें, 32 का कितना होगा, आधा हो गया 16, ठीक है। तो 32 खेल थी, भारत ने उसमें 16 खेलों में हिस्सा लिया। उसके बाद उसके कितने स्पर्धा थी टोटल ओलंपिक में, 329 है। 329 में से भारत ने उनमें से 69 स्पर्धाओं में भाग लिया है। अब है पेरिस ओलंपिक में जो पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन कौन से पदक जीते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यही 6 प्लेयर हैं जो भारत की ओर से पदक जीते हैं 35वें ओलंपिक में या पेरिस ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा जो हरियाणा से हैं, पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक जीते हैं। मनु भाकर जो हरियाणा से हैं, वो महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीती है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों मिक्स में, मिश्रित में, जो दोनों ही हरियाणा से हैं, मिश्री टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में भी कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले जो महाराष्ट्र से है, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनिंग में कांस्य पदक जीता है। पुरुष हॉकी टीम जो हॉकी खेल से संबंधित है, होगा ही, पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। और अमन सहरावत हरियाणा से हैं, ये भी कुश्ती में पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में उन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। यहाँ से याद रखना आपके लिए तो बड़ा आसान है, क्योंकि 6 मेडल हम टोटल जीते हैं, जिनमें 6 में से 1 रजत सिल्वर मेडल और
बाद बाकी जो आपके पास जो है 5 मेडल बचा है वो हम ब्राउन मेडल जीते हैं। याद करना बड़ा आसान है, लेकिन दुख के साथ ऐसा कहना पड़ता है एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। चलिए क्या कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कौन किस राज्य से है। देख सकते हैं आप, नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं, मनु भाकर हरियाणा से हैं, मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ही हरियाणा से हैं, स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र से हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेंगे कौन सा प्लेयर किस राज्य से हैं। अमन सहरावत हरियाणा से। यदि गोल्ड मेडल जीतने वाले जितनी भी प्लेयर हैं इनमें सिर्फ एक महाराष्ट्र को हटा दिया जाए, स्वप्निल कुसाले को, तो सारे में आपको आंसर टिक करना है हरियाणा। आपके याद करना बड़ा आसान है, लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि पूरी देश है, अब सोचते हैं 140 करोड़ देशवासियों, अब सोच के देखो सिर्फ हरियाणा राज्य से इतनी प्लेयर ओलंपिक खेलने जाते हैं। कितनी जाते हैं छोड़िए, साइड कीजिए। याद देखिए यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतने वाले में से 6 में से 4 मेडल सिर्फ हरियाणा का है। एक ज्वाइंट है जिसमें ज़्यादातर इसमें भी प्लेयर जो है कुछ हॉकी में पंजाब और हरियाणा से ही होंगे। सिर्फ एक मेडल आपको महाराष्ट्र से जीतते। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है उन स्टूडेंट्स को, उन पेरेंट्स को, और साथ साथ उस स्टेट के गवर्नमेंट को भी जो अपने राज्य में कुछ तो करे, जैसे वहाँ से भी लोग ओलंपिक खेलें या अलग अलग गेम में भाग लें। जो भी गेम होता है आप जैसे भी जानते हैं, ये अच्छी है, खुशी की बात है कि हमारे देश के हरियाणा एक राज्य है, हरियाणा ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। लेकिन हमारे इस हरियाणा से और राज्य के लोगों को, और राज्य के स्टूडेंट्स को, और राज्य के एथलेटिक्स को, और साथ साथ उस राज्य के सरकार को भी यहाँ से सीखनी चाहिए, या हरियाणा सीखनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है मनु भाकर 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीती है। मतलब मनु भाकर जो है पहला पदक जीती है, इससे पहले वो कोई पदक नहीं जीती थी। इसमें मतलब ओलंपिक में जो पहला पदक जो जीती गई है, जो हम जीते हैं ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में, वो पहला जो पदक जीता था वो मनु भाकर के द्वारा मतलब शुरुआत किया गया है। ठीक, मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आप भारत से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन यहाँ पर खास बात है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसलिए कर लीजिए क्योंकि मनु भाकर किस राज्य से, आपसे ये पूछ सकता है। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा निशानेबाजी से हैं। और वह पहली महिला बन चुके हैं जो ओलंपिक में निशानेबाजी में कोई पदक जीती है। भाग लेने वाली कई है, लेकिन पहली महिला है जिन्होंने निशानेबाजी में पदक जीती है। साथ ही स्वतंत्र भारत में वो अभी पहली महिला है जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 मेडल जीती है। वैसे 2 ब्राउन ही है, लेकिन उन्होंने 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, मतलब पुरुष और महिला दोनों मिलाकर के देख सकते हैं, जो 2 मेडल जीतने वाले हैं सुशील कुमार, नीरज कुमार, पीवी सिंधु और मनु भास्कर चौथे व्यक्ति बने हैं। कहने का मतलब है कि ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले मनु भास्कर चौथे भारतीय बन चुके हैं। मनु भास्कर से पहले सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और मनु भाकर जो चौथी है उन्होंने 2 मेडल जीते हैं। लेकिन एक ही संस्करण में, मतलब ओलंपिक के एक ही में, जैसे पेरिस ओलंपिक में, किसी भी ओलंपिक एक संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली वह पहली महिला भी बन चुकी हैं, या कह सकते हैं पहली भारतीय बन चुकी हैं। मतलब महिला क्या, जितने भी है, सुशील कुमार है एक ओलंपिक में 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक में 2, पीवी सिंधु 2 ओलंपिक में 2, मनु भास्कर ही पहली है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीती है। वह 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी और पहले भारतीय व्यक्ति भी बन चुकी हैं। चलिए, अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बना है। अमन सहरावत जो है सो पहला सबसे युवा जो है सो पदक विजेता बना है ओलंपिक का। याद रखिएगा, अमन सहरावत हरियाणा से हैं और वह फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में भाग लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में दूसरी प्रयास में 89.45 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें गोल्ड मेडल पाकिस्तान के प्लेयर ले गए हैं और सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा जी को मिले हैं जो 89.45 मीटर अपना भाला फेंका है।
विनेश फोगाट 50 किलोग्राम में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा प्लेयर जो है 100 ग्राम की वजह से छट गई है। ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जिस तरह से पूछा जाए विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है, वो बहुत ज़्यादा न्यूज में रही थी, बहुत ज़्यादा चर्चा में थी कि जिसके 100 ग्राम सिर्फ वजन बढ़ने की वजह से उसे फाइनल मैच खेलने से बाहर कर दिया गया है, उसे जिसकी वजह से उसे कोई भी मेडल नहीं मिला, जबकि वो सिल्वर जीत चुकी थी, गोल्ड के लिए खेलने जा रही थी, ठीक है, फाइनल, लेकिन उसे सिल्वर भी नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विनेश फोगाट हरियाणा से है और उन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में भाग लिया था। एक क्वेश्चन यदि पूछ सकता है आपसे कि इसे क्वार्टर फाइनल में उसने किसे हराया था, तो याद रखिए वह यू सुसाकी को हराया था उन्होंने क्वार्टर फाइनल में। और इसी के बाद जो है विनेश फोगाट, जैसा आप जानते भी हैं कि इस ओलंपिक के बाद उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। अब कांग्रेस की ओर से पॉलिटिक्स में भी आ चुकी है, कांग्रेस की सदस्यता उसे मिल गया है, हरियाणा से वो इलेक्शन भी लड़ रही है। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक दिलाया। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। यह भी आप याद रखेंगे। भारतीय ओलंपिक में आज तक 13 पदक जीता है, जिनमें से 8 स्वर्ण है, 8 गोल्ड, 1 रजत और 4 कांस्य ब्राउन मेडल उन्होंने जीता है। और इस साल जो 2024 के ओलंपिक खेल में जो भारतीय हॉकी टीम गए थे, उसके कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन, भारत ने कांस्य पदक किसे हरा करके जीता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे, भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उन्होंने स्पेन को हराया। मतलब भारत ने कांस्य पदक जीता है स्पेन को हरा करके, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने सिल्वर मेडल के लिए जब खेलने गया तो उन्होंने जर्मनी से हार गया। तो याद रखेंगे, भारत ने कांस्य पदक के मैच में स्पेन को हराया है। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी को आईओसी के सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। तो यहाँ से क्वेश्चन ना के बारे में पूछेंगे, लेकिन आपसे पूछ ले तो आप उसे भी याद रखेंगे। स्पोर्ट्स ब्रांड जो प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। तो भारतीय ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक के लिए जो साझेदारी किया था वह था प्यूमा इंडिया। ठीक है, अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया। देखिए, प्रायोजक से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप जरूर याद रखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था, तो यह अदानी ग्रुप था। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, आपसे सिर्फ ये पूछ देगा कि रोहन बोपन्ना इनमें से किस खेल से संबंधित है, तो याद रखें कि यह टेनिस खिलाड़ी है। और PR श्रीजेश जिन्होंने संन्यास की घोषणा किया है ओलंपिक के बाद, वह किस खेल से संबंधित है, तो यह हॉकी से संबंधित था और हॉकी टीम का वह गोलकीपर था। ज्योति यायाजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलेटिक होगी। मतलब प्रथम भारतीय महिला एथलेटिक थी जिन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ में उन्होंने भाग लिया, ज्योति यायाजी। इसी साथ देखते हैं, भारतीय धावक अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में 11वें स्थान पर हैं। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिनमें से 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य मेडल हैं। देखिए, आप यहाँ से इस चीज़ को याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कितना मेडल जीता है। तो अब तक उन्होंने 41 मेडल जीता है, जिसमें से 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है। याद रखना बड़ा आसान है, 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और
21 जो है तो कांस्य मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है उन्होंने, जबकि इनमें से 13 सिर्फ भारतीय हॉकी टीम ने ही जीत करके दिया है उन 41 मेडल में से। ठीक है, और इन 10 गोल्ड मेडल में से 8 गोल्ड मेडल भी हॉकी टीम ने ही जीत करके दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। पेरिस ओलंपिक पदक तालिका, उसमें रैंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखें, और भारत का और पाकिस्तान का रैंक याद रखें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट का कितना मेडल है, वो भारत का कितना मेडल है, कौन कौन से मेडल है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अमेरिका इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा। अमेरिका ने टोटल 126 मेडल पेरिस ओलंपिक में जीता है। सबसे इम्पोर्टेंट 3 डिजिट में रहा, याद रखना थोड़ा आसान होगा। टोटल उन्होंने 126 जीता है, जिनमें से 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक है। सब 4-4-4 में है, 40, 44, 42 है। देखिए ये याद रखना, फर्स्ट वाले को याद रखना जरूरी है कि फर्स्ट वाले से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर उम्मीद है पूछा जाएगा, या उसके बाद भारत और पाकिस्तान से। तो फर्स्ट रैंक पर अमेरिका है, जिन्होंने 126, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, 40 गोल्ड, 44 रजत, 42 कांस्य। देखिए जितना अमेरिका ने सिर्फ एक स्वर्ण पदक जीता है एक ओलंपिक में, इतना हम पूरी लाइफ में मतलब कह सकते हैं टोटल 41 मेडल आज तक जीते हैं। जितना गोल्ड मेडल सिर्फ जीता है अमेरिका एक साल में, आप सोच सकते हैं। यहाँ से हमारे देश के नेताओं को, देश के लोगों को और देश के स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए ये चीज़। और साथ साथ भारत के अलग अलग स्टेट में जो अलग स्टेट के स्टेट होल्डर है, आप कह सकते हैं उसे, वो जितने भी सीएम हैं उन सबको, राज्य सरकारों को उस बात को ध्यान देना चाहिए कि यार सोचो, हमने टोटल 41 गोल्ड मेडल, टोटल मेडल ही जीते हैं आज तक। अमेरिका ने इतना सिर्फ एक ओलंपिक में इतना गोल्ड मेडल जीत लिया है। चीन एक ओलंपिक में सिर्फ इतना गोल्ड मेडल जीता है, आप सोच सकते हैं। चलिए क्या कर सकते हैं, देख ही सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के बाद सेकेंड स्थान चीन है और थर्ड पर जापान है। चीन इस गोल्ड में, इस मेडल में, इस ओलंपिक में 91 मेडल जीता है, जिसमें से उन्होंने भी 40 गोल्ड, 27 रजत और 24 कांस्य, सबसे ज़्यादा उन्होंने गोल्ड जीता है। जापान 45, 20, 12 और 13। यहाँ से आपको ये चीज़ सिर्फ अमेरिका के साथ याद रखना होगा कौन से मेडल जीता है। उसके बाद सेकेंड पर चाइना, सिर्फ इतना याद रखें, और थर्ड पर जापान है। उसके बाद फोर्थ पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम सिर्फ भारत और पाकिस्तान के पास। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का रैंक 71वां है, 71 रैंक मिला है इस ओलंपिक में भारत को। भारत ने इसमें 6 मेडल टोटल जीते हैं, जिनमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पाकिस्तान 62वें पोजीशन पर पहुँचे हैं, सिर्फ 1 गोल्ड जीत करके। याद रखें, सिर्फ 1 गोल्ड मेडल पाकिस्तान के खाते में है और उन्होंने 62वां पोजीशन पर पहुँचा। सेम डोमिनिका जो देश है, उसने भी वहाँ एक ही गोल्ड मेडल जीते हैं, वे भी 62 में ही पोजीशन पर थे। ठीक है, लेकिन इन दोनों के नाम की वजह से अल्फ़ाबेटिकल क्रम में डालने के बाद आपको डोमिनिका को 61वां स्थान दे दिया गया है, अब 62 नंबर दिया है पाकिस्तान को, क्योंकि दोनों के ही प्लेयर एक एक ही मेडल जीते और दोनों के ही प्लेयर एक एक गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद इस टॉपिक में अब जो है सो 2-3 क्वेश्चन और नीचे देख लेते हैं। जो चौथे पोजीशन पर रहे हैं हमारे देश के प्लेयर, उनके बारे में। चौथा स्थान पाने वाले एथलेटिक में हैं अर्जुन बाबूता, 10 मीटर पुरुष एयर राइफल में फाइनल में उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया। यहाँ से सिर्फ चौथा स्थान पूछे या ना पूछे, ये पूछ सकता है आपसे आसानी से, अर्जुन बाबूता किस खेल से संबंधित हैं, तो याद रखिए यह निशानेबाजी से हैं, यह 10 मीटर एयर पिस्टल में थे। मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 14वां स्थान पर रही। वही मनु भाकर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं 10 मीटर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में, और महिलाओं की उन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने चौथे स्थान पर रही। यदि इसमें भी वो ब्रॉन्ज मेडल जीत जाती तो यह पहली ऐसे एथलेटिक्स होते, पहले ऐसे चैंपियन होते जो एक ही ओलंपिक में 3 मेडल अपने नाम किए। लेकिन किस्मत, मीराबाई चानू 199 किलोग्राम वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही। मीराबाई चानू चौथे पोजीशन पर यह भी रही। 2023-24 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव।
राष्ट्रीय महोत्सव से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चंस आपको यहाँ से होंगे इन छोटे से टॉपिक से। तो चलिए हम इसका स्टडी करते हैं। इस साल कौन कौन से राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया है भारत के किन किन राज्यों में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको त्यौहार जो महोत्सव है और किस राज्य में हुआ है यहीं से सिर्फ क्वेश्चन आते हैं। ये महीना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें फर्स्ट हमारा है बेहदीन खलम महोत्सव। थोड़ा नाम भी अटपटा है, बेहदीन खलम महोत्सव, यह मेघालय में होता है। दूसरा है खर्ची पूजा महोत्सव, यह त्रिपुरा में होता है। दोनों ही थोड़ा सा नाम और सा है, जो एक त्रिपुरा से है, दूसरा मेघालय से, नॉर्थ ईस्ट से है। इसको याद रखने की तरीका तो आप एक 2-3 बार स्टडी करेंगे, 2-3 बार बार उस वीडियो को देखेंगे या बुक से पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। बेहदी खलनम महोत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है और खर्ची पूजा महोत्सव जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है, और यह दोनों ही इस साल 2024 में जुलाई में मनाया गया है। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल, यह लद्दाख में मनाया जाता है। अबुबाची मेला, यह गुवाहाटी असम में जून 2024 में मनाया गया है। बैकासी विकासम महोत्सव, यह तमिलनाडु में होता है। सागा दावा, याद रखिए सागा दावा महोत्सव जो है सिक्किम का महोत्सव है, यह सिक्किम में मनाया जाता है। चिथिराई महोत्सव, यह मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है, यह साउथ का महोत्सव है। मीनाक्षी मंदिर में जैसे यह महोत्सव हर साल मनाया जाता है। खुबानी फूल महोत्सव, यह भी लद्दाख में होता है। और एक आप देखे होंगे हेमिस फेस्टिवल, हेम तो उसका से आप हिम से मैच कर सकते हैं, वहाँ बर्फबारी होती है। तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में और खुबानी फूल महोत्सव यह लद्दाख में होता है। योग महोत्सव, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन पूर्व, मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है उससे 75 दिन पहले अप्रैल 2024 में ही योग महोत्सव मनाया गया। यह पुणे में मनाया गया है। लोंगटे महोत्सव, यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। त्रिशूर पूलम महोत्सव, यह केरल में मनाया जाता है। गणगौर उत्सव या गणगौर त्यौहार है, यह राजस्थान में है और यह कई एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह राजस्थान में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव, यह उत्तराखंड में। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव, यह हैदराबाद तेलंगाना में मनाया गया है। ठीक है, यह मार्च 2024 में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, देखिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यह मार्च 2024 में कोलंबो श्रीलंका में मनाया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यह शायद नवंबर या दिसंबर, इसी वीडियो में है, लास्ट में बताएंगे, नवंबर या दिसंबर 2023 में वह भारत में ही मनाया गया था, कुरुक्षेत्र में। तो यदि आपको एग्जाम में गीता महोत्सव जो 2024 में मनाया गया, 2024 ईस्वी लिख करके हो तो आप कोलंबो श्रीलंका लगाएंगे। यदि 2024 की जगह 2023 लिखा हो तो वह आप इसमें इंडिया लगाएंगे। एलोरा अजंता महोत्सव महाराष्ट्र में, ये याद करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप जानते होंगे एलोरा और अजंता का गुफा महाराष्ट्र राज्य में है, तो एलोरा और अजंता महोत्सव भी महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। फिर है डोल जात्रा महोत्सव, यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, यह मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में मनाया गया है। याद रखिए खजुराहो का मंदिर बहुत ही फेमस है जो मध्य प्रदेश में है, तो यह मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है खजुराहो नृत्य महोत्सव, जो इस साल जो मनाया गया है फरवरी में, यह 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव था। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, यह चंडीगढ़ में मनाया गया है, वो 11वां था इस साल जो मनाया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह मनाया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जो फरवरी 2024 में मनाया गया है, यह चंडीगढ़ में मनाया गया है। और जैसा कि आप जानते भी होंगे चंडीगढ़ जो है चंडीगढ़ की राजधानी है, और चंडीगढ़ के साथ साथ यह पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। केला महोत्सव, यह बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। बुरहानपुर का केला बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। चापचार कूट महोत्सव,
यह फरवरी 2024 में मिजोरम में मनाया गया है। यह भी नॉर्थ ईस्ट का महोत्सव है। चापचारकूट मिजोरम। सूरज कुंड शिल्प मेला, यह 37वां संस्करण था। यह फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया है फरवरी 2024 में। तो याद रखिएगा, सूरज कुंड एक जगह ही है जो फरीदाबाद जिला में है, हरियाणा राज्य के। वह दिल्ली से सटा हुआ है, दक्षिणी दिल्ली के सटा हुआ है जो फरीदाबाद, तो उसी के जस्ट दिल्ली से सटा हुआ जगह ही है सूरज कुंड। आपको जब इस मेला आप आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा यह मेला फरीदाबाद में है या दिल्ली में। इतनी नज़दीक है, दिल्ली से बॉर्डर पर ही है। तो यदि आप लोग नहीं गए हैं तो जब टाइम मिले तो एक बार ज़रूर आइएगा। इंटरनेशनल मेला है यह सूरज कुंड शिल्प मेला, जो है इंटरनेशनल मेला है, जिसमें कई देश के यहाँ पर शिल्पकार, कई देश के लोग, कई देश के जो है नृत्य कलाकार यहाँ पर आते हैं। तो सूरज कुंड शिल्प महोत्सव जो इस साल 37वां संस्करण था, फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। ये पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में जनवरी 2024 में मनाया गया है। यदि एग्जाम में सिर्फ पूछते हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसमें आप जो हैं तो इसके लिए आपको टिक करना होगा नागालैंड। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव मुख्य रूप से नागालैंड में मनाया जाता है। लेकिन यदि इस साल का लिख दे कि जनवरी 2024 में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है और इस साल जनवरी 2024 में मुंबई में ही मनाया गया है। और यह भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप एसएससी का प्रीवियस पेपर निकाल के देखें, एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर निकालें या बीपीएससी का प्रीवियस पेपर निकाल के, आपको उसमें भी ये मिल जाएगा। काला घोड़ा कच्चा महोत्सव जो है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह कहीं आंसर मुंबई मिलेगा तो कहीं आपको महाराष्ट्र मिलेगा, जो भी ऑप्शन में हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव यह बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते भी होंगे, ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और ज़्यादातर रेगिस्तान राजस्थान में ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव भी जनवरी 2024 में बीकानेर राजस्थान में मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये नासिक महाराष्ट्र में मनाया गया है जनवरी 2024 में। यह 27वां संस्करण था राष्ट्रीय युवा महोत्सव का, जो नासिक में मनाया गया है। चंदूबी महोत्सव यह असम में मनाया गया है। गंगा सागर मेला महोत्सव ये जनवरी 2024 में पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। गंगा सागर स्थान है जो पश्चिम बंगाल में है। गंगा सागर मेला भी लगता है, इसी के नाम पर गंगा सागर मेला जो है बहुत ही फेमस है, जो गंगा के तट पर या कह सकते हैं गंगा जहाँ समुद्र में मिलती है वहाँ पर यह मेला लगता है, गंगा सागर मेला। तो हर साल यह पश्चिम बंगाल में जनवरी के महीना में लगता है। नेक्स्ट है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, यह नागालैंड में मनाया गया है। हिम महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके कन्फ्यूजिंग हो सकता है। हिम महोत्सव जो दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में हुआ है, और यहीं पर आपको एक क्वेश्चन और आपको दिखाए थे, सबसे ऊपर में दिखाते हैं आपको। यदि आपको हिम के जगह पर हेमिस हो, ठीक है, देखिए हेमिस फेस्टिवल तो यह लद्दाख में, हिम फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। तो उसमें कन्फ्यूज नहीं करना, हेमिस दोनों हिम से रिलेटेड होता है, बर्फबारी से, तो उसमें लद्दाख। और आपको एग्जाम में यदि हिम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो ऑप्शन में ज़रूर होगा। तो आपको यहाँ से कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। ठीक है, तो याद रखेंगे हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में और हिम फेस्टिवल जो मनाया गया है यह नई दिल्ली में मनाया गया है। बारहवां दिव्य कला मेला यह सूरत गुजरात में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव दिसंबर 2023 में कुरुक्षेत्र हरियाणा में। जैसा कि मैं आपको ऊपर ही क्वेश्चन बता दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है दिसंबर 2023 में, जो 23 कुरुक्षेत्र में हरियाणा में मनाया गया है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में जो है सो यह मनाया गया है श्रीलंका में, कोलंबो में। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो एक बार रट लेते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यह 2023 वाली है, 2024 वाली श्रीलंका में हुआ है। पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव यह तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में। हॉर्नबिल फेस्टिवल
नागालैंड में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हॉर्नबिल सिर्फ लो, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 दिसंबर 2023 में नागालैंड में भी मनाया गया है, जबकि ऊपर ही आपको बताए थे। फिर यहाँ तक यहाँ भी एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स बार बार गलतियाँ कर देते हैं और उसे लगता है कि वो तो सही जवाब दे करके आए हैं, फिर कैसे गलतियाँ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रट के रखा रहता है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है, जबकि यहाँ पर हॉर्नबिल एक और देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, पक्के पागा वर्ड लिखा हो, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव जनवरी 2024 में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पक्के पागा का है, हॉर्नबिल देख करके आपको कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, पक्के पागा लिखा हो तो अरुणाचल प्रदेश, यदि सिर्फ हॉर्नबिल महोत्सव हो तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा उत्सव यह नई दिल्ली में मनाया गया है। फिर यहाँ पर गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है, जबकि गंगा उत्सव नई दिल्ली में नवंबर 2023 में मनाया गया है। यह 7वां संस्करण था। संस्करण भी जनरली नहीं पूछा जाता है, ना ही आपका ये डेट आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ ईस्वी, इसलिए जिसमें कन्फ्यूजिंग वाले हैं सिर्फ उसमें ईस्वी आपको याद रखना, नहीं तो इसमें सन ईस्वी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये पूछा जाएगा यह फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो यह हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। गंगा उत्सव नई दिल्ली, जबकि गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, आप उसे रट जाए। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यह नई दिल्ली में नवंबर 2023 में हुआ था, ये सही है। जनरली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यदि होता है जनरली तो 42वां संस्करण था, यह नई दिल्ली में प्रगति मैदान में होता है। आप लोग नहीं गए हैं तो जब टाइम मिले तो एक बार जरूर जाएं। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यह फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था, विज्ञान महोत्सव। आसियान भारत बाजार महोत्सव जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कंबाला महोत्सव यह बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। कंबाला महोत्सव नवंबर 2023 में बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। बाली यात्रा मेला यह जो है कटक उड़ीसा में नवंबर 2023 में मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। पुष्कर मेला यह अजमेर राजस्थान में, इसे भी आप VVI कर लें। आप सोच नहीं सकते यह कितनी बार यह एग्जाम में पूछा गया। पुष्कर मेला इनमें से कहाँ मनाया जाता है, तो यह अजमेर राजस्थान में मनाया जाता है। जब भी क्वेश्चन आता है राजस्थान के 2 सिटी का नाम आपको ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आप कन्फ्यूज, यदि किसी को याद भी होगा राजस्थान तो यह सिटी देख के कन्फ्यूज है अजमेर में हो रहा है या जैसलमेर में हो रहा है। जनरली अजमेर और जैसलमेर आपके ऑप्शन में होता है, ठीक है, जिससे स्टूडेंट खुद ही कन्फ्यूज हो जाता है अजमेर में है पुष्कर मेला या जैसलमेर में है, ठीक है। नाम भी मिलता जुलता है। यदि आप रट भी लिए हैं पुष्कर मेला राजस्थान में तो आपको अजमेर। कभी क्वेश्चन आसान पूछा तो आपको सिर्फ राज्य पूछेगा, पुष्कर मेला किस राज्य में होता है, तो याद रखें राजस्थान। एंथीरियम महोत्सव यह मिजोरम में मनाया जाता है, अक्टूबर 2023 में भी मनाया गया है। नुआखाई कृषि उत्सव यह सितंबर 2023 में उड़ीसा में मनाया गया है। नुआखाई कृषि उत्सव जो है उड़ीसा में। बंगस वैली महोत्सव यह कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बंगस वैली महोत्सव सितंबर 2023 में कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। इस तरह से यह हमारा छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, जहां से आपसे उम्मीद है कि यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उसे ज़रूर करेंगे, क्योंकि जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं इस टाइप का। आप भी प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।